विवेक एक के बाद एक रॉकी के आदमियों को मारे जा रहा था। विवेक के हाथों में पहलवानों सी ताकत आ गई थी। उसने एक आदमी को उठाया और जमीन पर पटक दिया। तभी दूसरा आदमी पीछे से आया और उसने उस पर चाकू से वार करना चाहा, लेकिन उस वक्त तो जैसे विवेक की पीठ पर भी आंखें लग गई थीं। वो आदमी उस पर वार कर पाता उससे पहले ही विवेक घूम गया। उसने उस आदमी की कलाई पकड़ी और उसे मोड़ दिया। उसकी हड्डी टूटने की आवाज इतनी जोर से आई कि पल भर के लिए सब रुक गए। अब की बार जोश में आकर उस ग्रुप के लीडर ने विवेक पर लोहे की चैन से हमला करना चाहा। उसने वो चैन विवेक के गले में डाली और जोर से खींचा। तभी विवेक ने उस चैन को अपने गले से खींचा। उसमें आज इतनी ताकत आ गई थी कि उसने चैन को धागे के जैसे एक झटके में तोड़ दिया। उसने उस आदमी को धक्का मारा, वो जमीन पर गिर पड़ा। वो लीडर जैसे तैसे उठा। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि उसके सारे आदमी घायल थे, सब जमीन पर पड़े थे। उसे उस वक्त वहां से भाग जाना ही सही लगा। उसने विवेक को घूर कर देखा और बोला, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तेरी मौत के साथ। उस आदमी के जाने के बाद विवेक को कुछ अजीब सा लगा। वो अपने आसपास घायल पड़े हट्टे कट्टे आदमियों को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उन सब आदमियों को उसने मारा था। पिछले 5 सालों में तो उसने मक्खी तक नहीं मारी थी, तो अचानक इतने आदमियों को उस अकेले ने कैसे मार गिराया। वो आदमी जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठा, उसे रॉकी का फोन आया। रॉकी का फोन देखकर उस आदमी की हालत मारे डर के खराब हो गई। रॉकी ने उससे पूछा, मजा चखा दिया उस विवेक को? उस आदमी ने जवाब दिया, वो बॉस वो आदमी ने तो हमारे ही सारे आदमियों को घायल कर दिया। ये सुनकर पहले तो रॉकी को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। फिर वो गुस्से से उबलते हुए बोला, मेरे यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ते तोड़ते सांड हो गए हो तुम लोग। गधों, एक मच्छर को नहीं मार पाए। मैं तुम जैसे निकम्मों को और पाल नहीं सकता। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, जिंदा नहीं बचोगे। रॉकी ने फोन काट दिया। वो आदमी उसकी बातें सुनकर पत्थर सा जम गया। शनाया विवेक के लिए परेशान हो रही थी। वो कल रात से घर नहीं लौटा था। उसने कई बार कॉल किया था पर उसका फोन बंद आ रहा था। वो सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे से उसकी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे यूं परेशान देखकर मधु बोली, शनाया, तुम कब तक सहोगी उस निकम्मे आदमी को? शनाया ने सिर ऊपर उठाकर अपनी मां को देखा, एक गहरी सांस ली और बोली, आप थकते नहीं एक ही बात करते करते? ये बात सुनकर मधु का चेहरा उतर गया। वो बेचारा सा मुंह बनाकर शनाया से बोली, मुझे मजा थोड़ी आता है तुम्हें बार बार ये कहने में, लेकिन मुझसे तुम्हारी तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। तुम उस आदमी को डाइवोर्स दे दो शनाया, मेरी बात मानो। शनाया ने ठंडी नजर मधु पर डाली और बोली, मम्मा, पापा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हमारी कंपनी डूबने की कगार पर है। सब चीजें बिखरी हुई हैं और ऐसे में आप चाहती हैं कि मैं विवेक को डाइवोर्स देकर एक और चीज खराब कर लूं? आप मानो या ना मानो, विवेक मेरा पति है और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। शनाया की इस बात पर ताने मारते हुए मधु बोली, क्या खाक अच्छा है, ना कमाता है ना कुछ करता है। पिछले 5 सालों से इस घर में पड़ा पड़ा बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ रहा है वो। और जैसा तुम उसके बारे में कह रही हो, वो अच्छा होता ना बेटा तो तुम्हें बिना बताए रात भर गायब नहीं रहता। कोई जिम्मेदार आदमी कभी ऐसा नहीं करता। मधु की इस बात ने शनाया को एक पल के लिए सोच में डाल दिया। वो मधु को समझाते हुए बोली, मम्मा, वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा, नहीं तो वो कभी ऐसा नहीं करता। मधु इस बात पर आगे कुछ कहती, उससे पहले ही मधु की उसकी छोटी बेटी रिचा का फोन आ गया। मधु ने फोन उठाया। रिचा ने उसे कुछ ऐसा कहा कि वो सुनकर उसके होश उड़ गए। शनाया ने मधु को देखा तो वो भी डर गई और पूछने लगी, मम्मा, क्या हुआ? कौन था फोन पर? मधु ने जैसे तैसे जवाब दिया, रिचा का फोन था। तुम्हारे पापा, वो, उनकी हालत और खराब हो गई है। मधु का इतना कहना था कि शनाया भागकर कार ले आई और दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। उनका घर से जाना था ही कि विवेक घर को लौट आया। उसने अपनी चाबी से दरवाजा खोला। घर में कोई नहीं था, बस एक सन्नाटा छाया हुआ था। खाली घर
उसे अजीब लग रहा था। उसे पता नहीं था कि मधु और शनाया हॉस्पिटल में उसके ससुर अशोक बंसल की बिगड़ी हालत को देखने हुए गए थे। कुछ ही देर में मधु और शनाया हॉस्पिटल पहुंच गए। अशोक बंसल शहर के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में से एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। मधु और शनाया ऊपर के माले पर गए तो उन्होंने देखा कि रिचा उनके इंतजार में आईसीयू के बाहर खड़ी थी। रिचा अशोक बंसल की छोटी बेटी थी। मधु दौड़ते हुए उसके पास गई और उसने उससे पूछा, रिचा क्या हुआ? तुमने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या हुआ तेरे डैड को? मधु की बात सुनकर रिचा रोने लगी। मधु से सब्र नहीं हो रहा था और वो उस पर भड़क गई। रोना बंद कर और बता ना, क्या बोला डॉक्टर ने? रिचा इतनी दुखी थी कि वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। शनाया ने आईसीयू के अंदर जाना बेहतर समझा। वो अंदर गई। वहां उसके पिता का इलाज करने वाले डॉक्टर दुबे पहले से मौजूद थे। उसकी एक नजर सामने बिस्तर पर लेटे अपने पिता पर पड़ी। उसके पिता बेहद कमजोर दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान नहीं, कंकाल था जिसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की मदद से जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। उनकी नाक में फूड ट्यूब लगा हुआ था। पूरे शरीर पर जैसे पाइप्स लगे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क की मदद से वो सांसें ले रहे थे। शनाया की भी आंखों से आंसू बह गए। क्या हुआ डैड को डॉक्टर? डॉक्टर दुबे ने एक गहरी सांस ली और कहा, शनाया बेटा, आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू, पर तुम्हारे डैड के बचने के अब कोई चांसेस नहीं है। पिछले 1 हफ्ते से एक के बाद एक उनके ऑर्गन्स डेड होते जा रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि अब हम उनका वेंटिलेटर हटा देंगे एंड वी विल लेट हिम डाई पीसफुली। शनाया के पीछे पीछे मधु और रिचा भी अंदर आ गए थे। मधु ने जब ये बात सुनी तो उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। क्या? उसने डॉक्टर दुबे को पकड़ते हुए कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं डॉक्टर? आप कैसे निकाल सकते हैं मेरे पति का वेंटिलेटर? हम चुका रहे हैं ना आपका बिल। माना कि हम पिछले महीने के पैसे नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बात की इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए मेरे पति को। डॉक्टर दुबे को इस परिवार के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। वह मधु को समझाते हुए बोले, देखिए, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। बात सिर्फ पैसों की नहीं है। आपके पति की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसे में उन्हें वेंटिलेटर पर रखना उन्हें तकलीफ देना ही है। आप सोच भी नहीं सकती कितने दर्द में है इस वक्त आपके पति का शरीर। एक पल को शांति छा गई। फिर शनाया बोली, और डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना डैड को बचाने का? डॉक्टर दुबे अफसोस जताते हुए बोले, शनाया, अब तुम्हारे डैड को सिर्फ कोई चमत्कार ही बचा सकता है। सोफे पर बैठे बैठे विवेक की आंख कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। जब डोरबेल बजी तो विवेक की नींद खुली। उसने दरवाजा खोला तो देखा सामने शनाया खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। रोने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई थी। विवेक ने उसे इस हालत में देखा तो वो घबरा गया। शनाया, क्या हुआ? तुम ऐसे? सब ठीक तो है ना? और मैं कब से कॉल कर रहा था, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ कहने की शनाया की हिम्मत नहीं बची थी। वो हताश सी बस आगे ही बढ़ती जा रही थी और अचानक वो सोफे पर धम से बैठ गई। विवेक किचन में गया और उसके लिए पानी लेकर आया। उसने शनाया को पानी पिलाया और प्यार से उससे पूछा, शनाया, बोलो ना क्या हुआ? शनाया ने एक ठंडी सांस ली और बोली, क्या बोलूं? ये कि डैड के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। मम्मा इस बात से टूट चुकी हैं और मैं आई एम जस्ट सो हेल्पलेस। ये बात सुनकर विवेक को धक्का सा लग गया। उसे समझ नहीं आया उसे इस बात का क्या जवाब देना चाहिए था। शनाया बिना कुछ बोले वहां से चली गई। विवेक उस कमरे में वहां अकेला रह गया। उसकी आंखों के सामने रह रहकर अपने ससुर का चेहरा याद आ रहा था। उस घर में उसके ससुर ही थे जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो ही वजह थी शनाया और उसके रिश्ते की। उसके ससुर अशोक बंसल दिल्ली के जाने माने रईसों में से एक थे। उनके पास बहुत पैसा था। शोहरत उनके कदम चूमती थी। लेकिन पिछले 5 सालों में उनका कारोबार डूबने लगा था और पिछले साल अचानक ही वो बीमार पड़ गए। उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों को उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ गया।
पिछले 1 साल से वो वेंटिलेटर के सहारे ही जिंदा थे। विवेक की आंखों में आंसू आने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके लिए मुश्किल हो रहा था। विवेक ने अपनी आंखें भींची और सिर ऊपर उठाकर गहरी सांस ली। उसे एकदम से महसूस हुआ उसके शरीर में कुछ बदल रहा था। अचानक किसी ऊर्जा का एहसास होने लगा था उसे। उसके पूरे बदन में झुरझुरी चलने लगी। उसके दिमाग में अजीब से वाइब्रेशंस महसूस होने लगे। वो उठ खड़ा हुआ, जैसे कोई शक्ति उसे खींचने लगी हो। वो अपने आप ही बाहर निकल गया और सड़क पर पैदल चलने लगा। रात गहरी थी। विवेक कब हॉस्पिटल पहुंच गया उसे पता भी नहीं चला। कुछ तो अजीब हो रहा था उसके साथ। उस पर जैसे कोई नशा सवार था। वो अंदर गया। आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में मधु बैठे बैठे सो गई थी। कुछ दूर पर अशोक बंसल की देखरेख में बैठी नर्स भी अपना सर डेस्क पर रखे सो रही थी। उन दोनों के अलावा उस पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था। विवेक आईसीयू की तरफ धीमे कदमों से बढ़ा चला जा रहा था। आईसीयू के बाहर पहुंचने पर उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। अशोक बंसल बेड पर किसी जिंदा लाश की तरह पड़े हुए थे। विवेक उनके पास गया। उसने उनकी छाती पर हाथ रखा तो उनके शरीर में कुछ हलचल हुई। विवेक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उनकी पल्स चेक की। एक पल को उनके पूरे शरीर को देखा। उसकी आंखें जैसे एमआरआई मशीन बन गई थी। उसे उनके शरीर की एक एक नस साफ दिखाई दे रही थी। विवेक को अशोक बंसल की बीमारी जैसे ही समझ आई, उसका सर और ज्यादा चकराने लगा। उसने अशोक बंसल के वेंटिलेटर को बंद कर दिया। विवेक अब और ज्यादा सावधान हो गया था, क्योंकि अगर उसे ये करते हुए कोई देख लेता तो हंगामा खड़ा कर देता। इसलिए सतर्क रहना उसके लिए बहुत जरूरी था। हालांकि वो अपने पूरे होश में नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में मधु को लेकर टेंशन थी। मधु को अगर भनक भी लग जाती कि वो अशोक से मिलने आया है तो वो तमाशा बना देती। वेंटिलेटर बंद होने के बाद भी अशोक बंसल पर कोई खास असर नहीं लग रहा था। इसका मतलब ये था कि वाकई उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, इतनी कि वो पेन में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे। वो जिंदा लाश के जैसे बस वहां पड़े हुए थे। विवेक ने उन्हें एक नजर गौर से देखा। उसके बाद अपने आप ही उसका हाथ अपनी जेब में चला गया। उसने अपनी जेब टटोली तो एक पुड़िया जैसा कुछ निकला। विवेक को याद ही नहीं कि उसने ये पुड़िया कब अपनी जेब में रखी थी। उसने वो पुड़िया खोली और उसमें एक लेप जैसा बनाकर अपनी हथेली पर लगाया। उसने लेप का कुछ हिस्सा अशोक की नाभि, तलवों और हथेली पर लगाया। उसके बाद उसने अपनी लेप लगी हथेली को अशोक के मुंह पर रखा। उसने उनका मुंह और नाक दोनों ही ढक दिया। उसके बाद विवेक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अपनी आवाज सुनकर विवेक खुद ही चौंक गया। जो मंत्र वो पढ़ रहा था वो संस्कृत में थे और उसे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती थी। उसके मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद ही अशोक बंसल ने गहरी सांस लेना शुरू कर दी। विवेक ने फिर से पल्स चेक करने के लिए अशोक का हाथ देखा। उनकी धड़कनें तेज चलने लगी थी। विवेक का ध्यान नहीं गया, पर अशोक के पास लगे मॉनिटर में हलचल होने लगी थी। उस हलचल के कारण एक अलार्म सा बज गया। ये अलार्म आईसीयू के बाहर लगा हुआ था। अलार्म की आवाज सुनकर मधु की नींद टूट गई। वो घबराती हुई उठी। उसने जब पास में सोई हुई नर्स को देखा तो उसकी ओर लपकी। अरे, आप यहाँ सो रही हो और अंदर अलार्म बज रहा है। देखो, मेरे पति को क्या हो गया है। नर्स उसकी आवाज सुनकर डरकर उठ गई। दोनों आईसीयू की तरफ भागे। अंदर विवेक इन दोनों के आने की बात से अनजान था। मधु और नर्स उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन विवेक अब भी अपने इलाज में मगन था। क्या होगा अशोक बंसल का? क्या वो ठीक हो पाएंगे? और अगर मधु ने विवेक को रात के इस वक्त अपने पति के पास देख लिया तो क्या करेगी वो उसके साथ? आप लोगों को क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।